नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेदा की बात करें। तो आयुर्वेद मीन्स होता है द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा और द साइंस ऑफ लाइफ इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट हेल्प पीपल लीड टू द हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। तो हमें लाइफ कैसी जीनी चाहिए, लाइफ कैसा होना चाहिए। बेसिकली आयुर्वेदा जो है हमारे हमारी इंडियन मेडिसिन सिस्टम का एक हिस्सा है और सबसे प्राचीन विधि है मानव शरीर को रखने की। तो जिसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस भी शामिल हैं। तो उसी ट्रेडिशन सिस्टम किस तरीके से हम अपना हेल्थ और अपना ध्यान रखते हैं, उसी में आज हम बात करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो बेसिकली कई सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले होता है उसमें प्रिवेंटिव मेजर ड्रग, क्यूरेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेजर, सर्जरी, हेल्थ लाइफस्टाइल, सर्जरी, स्पेशल ट्रीटमेंट, सपोर्टिंग मेजर डायग्नोस्टिक टेक्निक एंड मेडिसिन। बेसिकली हमारा सिस्टम बेसिकली दो, इंडिया में थ्री सिस्टम डोमिनेंट इस समय हो रहे हैं, एलोपैथी सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम, और तीसरा सिस्टम होम्योपैथिक सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा सिस्टम है, मेडिसिन का सिस्टम का कौन सा पार्ट है। इट इज द वेल नोन फैक्ट दैट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑलवेज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द ग्लोबल हेल्थ केयर नीड्स। तो हमारा जो अपना परंपरागत मेडिसिन सिस्टम है, एक विधि है चिकित्सा की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और देखा जाए इस समय ग्लोबल लेवल पर बहुत इसकी आवश्यकता है। दे आर कनेक्टिंग टू डू एट प्रेजेंट एंड सेल प्ले मेजर रोल इन फ्यूचर। अगर देखा जाए ये आने वाले वर्तमान समय में और भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर कंसिडर टू बी इंडियन इन ओरिजिन और द सिस्टम ऑफ मेडिसिन which have come to India from outside and got assimiled in the Indian culture known as Indian system of medicine। तो देखा जाए जो इंडियन सिस्टम का ओरिजिन हुआ है, मेडिसिन का ओरिजिन हुआ है, या जो हमारा मेडिसिन सिस्टम है वो इंडिया के बाहर से आया है और वो इंडिया के कल्चर में घुल मिल गया है। उन सब को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ। तो इंडिया हैज द यूनिक डिस्टिंग्विश ऑफ द सिक्स रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैटेगरी। तो इंडिया में जो मेडिसिन सिस्टम पॉपुलर है, जो चल रहे हैं, उनमें सिक्स सिस्टम जो है वो मेन है। उनमें क्या है? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो ये सिस्टम है आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड नेचुरोपैथी, जो हमारी हेल्थ के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे लाभदायक है। उनकी सुरक्षा करने, उनकी क्योर करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके का हमारी पॉपुलेशन है, हमारा कल्चर है, हमारे आचार विचार है, रहन सहन है, उन सभी में ये छह सिस्टम मिलकर हमारा जो मेडिसिन सिस्टम है उसको मजबूत करने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में सब दिखाया गया है, इसमें योगा, चरक, ये सब चीजें आपको देख सकते हैं। और खिराज देवोदास धन्वंतरी को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। तो देखा जाए हमारे आयुर्वेद में सर्जरी बहुत पहले से होती आई हुई है। इसमें सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में सर्जरी जी का जो वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था वो भारत में हुआ था। उसके जनक थे धन्वंतरी। और जो आयुर्वेदा है उसके उनका जनक कहा जाता है महर्षि चरक को। आज से 200 ईसा पूर्व महर्षि चरक ने एक बुक का नाम लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। और इस बुक में इन्होंने
ऋषि परंपरा का पालन करके विश्व में भ्रमण किया, अपने अनुभवों को सुदृढ़ आधार देकर काय चिकित्सा के महानतम ग्रंथ चरक संहिता के रूप में विश्व को एक आरोग्य प्राप्ति हेतु अनुपम उपहार दिया। एक चरक संहिता दी है जो बहुत ही विश्व में एक्सेप्टेबल बुक है और बहुत ही आज से 200 ईसा पूर्व उस समय लिखी गई थी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग आयुर्वेदा हैव देयर रूट्स इन द फॉल्क मेडिसिन। हमारी फॉल्क मेडिसिन है उसकी रूट जो है वो है आयुर्वेद। फॉल्क मतलब ट्रेडिशनल, जो हम गांव में गांव के लोगों द्वारा यूज किया जाता है, फ्रूट मटेरियल प्लांट का यूज करते हैं, वो सब आयुर्वेद का सिस्टम का या आयुर्वेद मेडिसिन का एक हिस्सा है। इट वॉज एमंग द फर्स्ट मेडिकल सिस्टम एडवोकेट एंड द इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स मैटर ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ये पहला मेडिकल सिस्टम था जो बीमारी और स्वस्थ को लेकर दोनों की मिली जुली अप्रोच थी। Another important distinguished feature of Ayurveda is the, unlike other medical system, which developed there the conceptual framework based on the result obtained with the use of drugs and therapy. It was first provide philosophical framework that determined the therapeutic practice with the good effect. तो ये पहला एक सिस्टम था जो इन सब चीजों पर बेस्ड था। बात करते हैं चरक was one of the principal contributors to Ayurveda's system of medicine and lifestyle developed in the ancient India. He is known as the editor and medical treatises in Charak Samhita, one of the fundamental texts of the classical Indian medicine and Ayurveda, including under Bharat Tragi। तो देखा जाए ये जो हमारा आयुर्वेद का सिस्टम था ये बहुत ही प्राचीन था और इस सिस्टम को डेवलप करने का काम, जो लिपिबद्ध करने का काम जो किया था वो आचार्य चरक ने किया था। उसको लिपिबद्ध किया था, एक बुक में संग्रहित किया था और उसी संकलन को नाम दिया गया चरक संहिता, जो आज भी मेडिकल सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आज भी एक्सेप्टेबल है, आउटडेटेड नहीं हुई है। उस पर पूरा हमारा आयुर्वेद का जो डिग्री सिस्टम है उस पर बेस्ड है, उसी को पढ़ाया जाता है बीएमएस वगैरह में। और बहुत ही अच्छी बुक है जिसको बहुत ही जो ऋषि मुनि थे उस समय के प्रैक्टिकल और फिलासफिकल और सब रिलीजियस कल्चर सब मिला के इसको लिखा गया है। द फिलासफिकल बेस इज पार्शली ड्राइव्ड फ्रॉम द समकाया and Naya Viseska stream of Indian philosophy. This enabled it to evolve into the rotational system of medicine quite early in the evolution and get detect from the religious influence। तो देखा जाए मेडिसिन सिस्टम जो हमारा था, रोटेशनल मेडिसिन चक्र था, वो हमारा कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंस के कारण अलग था। इट लेड ग्रेट एम्फसाइज ऑन वैल्यूएबल ऑफ एविडेंस ऑफ सेंसेस एंड ह्यूमन रिजोनेंस। अब ये तो बात थी थोड़ी सी, अब हम बात करते हैं अपने जो आयुर्वेद है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आयुर्वेदा लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान भी कह सकते हैं। It is the presumed that the fundamental and applied principle of Ayurveda that organized and in unsighted around 15 BC, Ayurveda, last of the four great bodies of knowledge known as Ved। तो आयुर्वेद बेसिकली जो ओरिजिन हुआ है या उसको जो लिपिबद्ध किया गया है, तो उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है नॉलेज का विशेष वो हमारे वेद हैं। which forms the backbone of Indian civilization, contain 104 hymens related to the formulation for the treatment of different disease, जिसमें 114 तरीके दिए गए हैं। और ये वेद जो हैं इंडियन भारतीय सभ्यता की बैकबोन है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जैसे वेद हैं जिनमें हमारा अर्थशास्त्र से लेकर समाज को चलाने के नियम, हमारा मेडिसिन सिस्टम, खान पान, रहन सहन,
सभी का उसमें वर्णन किया गया है कि हमें लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। From the knowledge gathered the nature of our country, two major schools, 8 specialized get involved. One was the special school of physician called Dhanvantari संप्रदाय। तो एक स्कूल जो फिजिशियन का था वो धन्वंतरी पर आधारित है, इट मीन्स ऑफ ट्रेडिशंस पर। सेकेंड स्कूल रिफर्ड लिटरेचर एज अत्रेय संप्रदाय पर आधारित है। तो जो स्कूल थे जो प्राचीन समय में चिकित्सा में अपना एक स्थान रखते थे, दीज स्कूल्स हैड देयर respective representative complements of चरक संहिता फॉर स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड सुश्रुत संहिता स्कूल ऑफ सर्जरी। तो इन स्कूलों में जो अगर फिजिशियन की बात करते हैं तो उसमें चरक संहिता में मेडिसिन का वर्णन किया गया है और इन पर आधारित स्कूल था। और दूसरा स्कूल में जो सर्जरी का काम करता था, स्कूल ऑफ सर्जरी, वो सुश्रुत संहिता पर आधारित था। तो सुश्रुत को हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी या आयुर्वेदा सर्जरी के नाम से भी जान सकते हैं, मान सकते हैं। द फार्मर कंटेन सेवरल चैप्टर डीलिंग विद द डिफरेंट एस्पेक्ट of medicine and related subject. Around 600 drugs of plants, animal, minerals, origin have been mentioned in the territories. तो उस समय लगभग 600 ड्रग्स जो प्लांट, एनिमल और मिनरल से जिनकी उत्पत्ति होती थी, इसमें उसका वर्णन किया गया है चरक संहिता और सुश्रुत में। सुश्रुत संहिता प्राइमरी डील्स द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ सर्जरी। तो जो सुश्रुत संहिता है इसमें सर्जरी के थ्योरेटिकल सिद्धांत दिए गए हैं। मोर देन 100 काइंड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग स्कैलपेल्स, सीजर्स, फोर्सेप्स, स्पेकुला, etc described along with their use in this document। और जो सुश्रुत संहिता है उसमें सर्जरी से संबंधित जो यंत्र थे उनका इसमें वर्णन किया गया है। डिसेक्शन एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स आर एक्सप्लेन्ड मेकिंग यूज ऑफ वेजिटेबल एंड डेड एनिमल्स। तो डिसेक्शन के लिए जो ऑपरेशन होता था उनका निर्माण, उसके लिए हम क्या चीज करते थे, उसके लिए वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स की बोन वगैरह का हम यूज करते थे। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 650 ड्रग्स एंड डिस्कशन डिफरेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू द सर्जरी रिलेटेड टॉपिक सच एज एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स। तो इस इनकी जो चरक संहिता के बाद सुश्रुत संहिता की बुक जो है इसमें भी लगभग 650 ड्रग्स को डिस्कस किया गया है और उनसे रिलेटेड क्या संबंध है सर्जरी से, एनाटॉमी से, एम्ब्रियोलॉजी से, टॉक्सिकोलॉजी में क्या यूज है, इनका भी वर्णन किया गया है सुश्रुत संहिता की। तो आप देख सकते हो सुश्रुत किस तरीके से सर्जरी करते थे, किस तरह ट्रीटमेंट है, उस समय की ये पिक्चर जो है आपको दिखाई गई है। द भागवत अस्थना हृदय द कंसीडर अनदर मेजर थ्रेटिस ऑफ आयुर्वेदा। तो ये दूसरा एक ब्रांच थी। Above the three document popularly known as Bharat Tragis, the big major three. In addition to the three scholars, authoritative narratives, the vast body of literature exists in the form of compilation covering the period of more than 1500 years. One of the medieval period, it was perhaps only the system available in the Indian subcontinent at the time to cater to the health care requirement of the people। तो अगर देखा जाए मध्यकाल में ये जो हमारा इंडियन आयुर्वेद सिस्टम है ये भारतीय महाद्वीप के लोगों में ही की आवश्यकता थी और वहाँ ये पाया जाता था। इट एंजॉय द इनकम पार्थिनोज सपोर्ट द पीपल एंड देयर रूलर्स।
This can be considered the golden period of Ayurveda, because most of the work related to the basic concept in inscription of the different principle, involvement of different formulation occurred during this period. और वो समय जो था आयुर्वेद का एक गोल्डन एरा था, क्योंकि उससे प्रिंसिपल और उससे बहुत सारी दवाइयों को बनाया जाता था उस समय. द patronage for the Ayurveda system of medicine considerably decreased during the medieval period. और धीरे धीरे जो मध्यकाल का एरा आया, which was marked uncertain political conditions and countries a serious invasion of the foreigners. और मध्यकाल के बाद जब हमारे देश में विदेशियों का आना शुरू हुआ, तो उन विदेशी लोगों के साथ साथ आने से क्या हुआ, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था वो डिस्टर्बेंस हुआ, हमारा जो कल्चरल सिस्टम था वो नष्ट भ्रष्ट हो गया. और धीरे धीरे जो आयुर्वेद का मेडिसिन सिस्टम था उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली गई. और वहीं से जो हमारी यूनानी और एलोपैथी का निर्माण हुआ, और वो तेजी से विचार करते चले गए, और फॉरनर्स के आने से इसकी इम्पोर्टेंट कम होती चली गई, यानी कि ये नेपथ्य में जाना हो गया था. द नेग्लेक्टेड वर्सेस द ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग विच इम्पोर्टेंस वाज गिवन एलोपैथी थ्रू द ऑफिशियल पेट्रोनेज. और ब्रिटिश जब हमारा जो ब्रिटिश का जो समय आया, जब हमारा देश गुलाम हुआ, तो अंग्रेजों के समय जो था एलोपैथी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, मेडिसिन सिस्टम, वो हावी हो गया. और जो हमारा आयुर्वेद मेडिसिन था धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो गया. इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century इंटेस्टेड द आयुर्वेदा रिकिल्ड एज द पार्ट ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट. और 20वीं सदी में लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट हुआ, और एक धीरे धीरे स्वतंत्रता के मूवमेंट के साथ इसको स्टार्ट हुआ. पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इवन ब्रिटिश इंडिया प्रिंसिपली स्टेट स्टार्टेड आस्किंग ऑफ सुटेबल मेजर टू डेवलप आयुर्वेदा इन साइंटिफिक लाइन. और धीरे धीरे इसको भी साइंटिफिक लाइन में इन्वॉल्व किया गया. आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स इन 1947, द मूवमेंट फॉर रिवाइवल द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन गेन मूवमेंट. और जब देश हमारा 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो हमारा जो ट्रेडिशनल पुराना सिस्टम था इसको रिवाइव करने के लिए, फिर से जीवित करने के लिए मूवमेंट लेवल पर काम किया गया. दिस सिस्टम गॉट ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड, बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ केयर नेटवर्क, प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द कंट्री सिटीजन. और ये सिस्टम को ऑफिशियली नेशनल हेल्थ केयर नेटवर्क का एक हिस्सा माना गया, जो हमारे देश के नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट द सीरीज ऑफ मेजर टू इम्प्रूव पोजीशन ऑफ आयुर्वेद वन ऑफ द मेजर हेल्थ केयर सिस्टम वाइटल फॉर द केयरिंग प्राइमरी हेल्थ केयर नीड टू द कंट्री. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको धीरे धीरे प्रारंभ किया सीरीज के रूप में, और उन्होंने जाना कि ये जो हमारा देश है उसके लोगों के लिए सिस्टम जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छा और सभी के लिए अवेलेबल एक साधन है, जिससे आसानी से दवा लोगों को प्राप्त हो जाती है. नंबर ऑफ हॉस्पिटल कॉलेज फॉर आयुर्वेद एस्टेब्लिश. और भारत सरकार ने फिर इसको आयुर्वेद को जीवित करने के लिए बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशनों की स्थापना की. द मेजर इनिशिएटिव स्टेब्लिश द रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक केयर ऑफ द. और फिर आयुर्वेद से जुड़े हुए रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना की. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि किस्म की स्थापना की 1955 में. और उसने क्या करा, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आयुर्वेद. और 1956 में जो हमारी पीजी एजुकेशन थी उसको भी उन्होंने आयुर्वेद में यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टार्ट किया. उसकी स्थापना उन्होंने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के रूप में की थी 1967 में. सर्टेन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की स्थापना की 1972 में. और इसकी एजुकेशन के रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, आयुर्वेद में सिद्धा यूनानी सिस्टम को जीवित करने के लिए काम इसमें स्टार्ट किया इन्होंने. रिसर्च काउंसिल नेम्ड सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडिया मेडिसिन की स्थापना की गई थी. योगा एंड होम्योपैथी एंड योगा की CCRMH 1971 में इसकी स्थापना की गई थी. दिस काउंसिल बाद बाइफरकेटेड क्रिएट 3 सेपरेट काउंसिल. और ये काउंसिल थी 2 भागों में बट गई.
और उससे और दूसरे काउंसिल की स्थापना की गई। उनमें इस प्रकार है: सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, CCRS। दूसरी काउंसिल थी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, CCRUM। तीसरी थी सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, CCRH। एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन नेचुरोपैथी एंड योगा, CCRNY। इन सब काउंसिलों की स्थापना जो है 1975 की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वाज एस्टेब्लिश्ड इन जयपुर, राजस्थान स्टेट। रिसेंटली अनदर यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, नोन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। तो कई सारे इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय जो थे आयुर्वेद की जो हमारी ज्ञान है, जो हमारा विज्ञान है, उसको लेकर स्थापित किए गए, जिससे उनको हम अपने देश के लोगों के लिए ला सकें। और जो हमारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, इसको फिर ग्लोबल लेवल पर स्टार्ट किया गया। इंडिया In India, Ayurveda considered not just as a medicine but also a complete medicine system. भारत में जो आयुर्वेद है उसको एज ए एथिनो मेडिसिन सिस्टम नहीं करते हैं, बल्कि एक इंडिया का, भारत का एक पूरा अपने में कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है। टेक्स इट इज द कंसिडरेशन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इथिकल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ द मैनकाइंड। तो जो हमारा आयुर्वेद मेडिकल सिस्टम है, इसके अंदर अगर देखा जाए फिजिकल मतलब भौतिकी तरीके से, फिलोसफिकल, इथिकल, आचार विचार, और हमारा स्पिरिचुअल धार्मिक अध्यात्म है, पूरी तरीके से इन सबसे मिलकर सिस्टम बना है, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। इट लेस ग्रेट इंपॉर्टेंट ऑन लिविंग हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड हार्मनी ऑफ नेचर एंड साइंस। तो ये हमारा जो आयुर्वेद है वो प्रकृति, विश्व, इन सब चीज़ों पर आधारित है। दिस यूनिवर्सल एंड होलिस्टिक अप्रोच मेक द यूनिक एंड डिस्टिंग्विश मेडिकल सिस्टम। और यही अप्रोच आध्यात्म, विज्ञान और ये सब चीज़ें मिलकर, कल्चर मिलकर जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसको एक होलिस्टिक सिस्टम में बदलते हैं। सिस्टम एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉर कीपिंग पॉजिटिव हेल्थ। और ये सिस्टम जो है हमारी हेल्थ और लाइफ को प्रॉपर सपोर्ट करता है। दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रैक्टिस सिंस द मिलेनियम एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। फिलॉसफिकल बैकग्राउंड, अब बात करते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद का फिलॉसफिकल सिस्टम का बैकग्राउंड है वो क्या है। द बेसिक फाउंडेशन इज द फंडामेंटल doctrine according which the whatever present in the universe should be present in the body। यानी कि एक हमारे शरीर में एक सूक्ष्म शरीर रहता है, उसकी बात की गई है। इट हैज बीन कंसेप्टलाइज्ड दैट द यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो हमारा शरीर बेसिकली 5 चीजों से मिलकर बना है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, आग, वायु और आकाश से मिलकर हमारा शरीर मिलकर बना है। ये हमारी चीजें यूनिवर्स से ली गई हैं। द ह्यूमन बॉडी derived फ्रॉम द which that basic element joined together from the known as ट्राइडोस। तो इन सब से मिलकर बनी है ह्यूमन बॉडी, जिसे ह्यूमरस एंड नेम्स एट बात, पित्त, कफ। तो इन सब चीज़ों से 3 चीज़ें संबंधित हैं जो बीमारी और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, उनकी कारक होती हैं और वो हानिकारक होती हैं। उनमें बात मीन्स वायु, पित्त और कफ, ये जो है शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और इन्हीं सबसे जो चीजें आधारित हैं वो शरीर से आती। द एडिशन टू द थियर ह्यूमरस एग्जिस्ट 7 बेसिक टिश्यूज। और इन ह्यूमरस के बाद 7 जो हमारे हैं वो सामान्य ऊतक होते हैं, जिनसे कि ये आधारित है: रसा, रक्त, मांसा, मिडा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 3 वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी जैसा जो फेस, यूरिन एंड स्वेट, यानी कि पसीना, मल और पेशाब जो हमारे हैं वो शरीर के हमारे गंदे पदार्थ हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। हेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ऑफ द ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम अमंग द 3 दोष। और हमारे हेल्दी कंडीशन जो बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें सभी के बीच एक बैलेंस
होना चाहिए, तभी ये 3 दोष रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो उसमें से 3 दोष उत्पन्न हो सकते हैं, वात, कफ और पित्त। वाई वेन एवर दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जब यह जो सम्यक है, जो समानता है, इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है, एनी रीजन डिजीज कंडीशन रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप हमारा शरीर जो है वो बीमार हो जाएगा। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कंपोनेंट डेवलप्ड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड फॉर्म ऑफ फूड। तो इनको जो बैलेंसिंग करना है, इक्विलिब्रियम करना है, उनके बॉडी कंपोनेंट हैं, वो कहाँ से मिलेंगे हमें? वो न्यूट्रिशन से मिलेंगे, अपने फूड पर मिलेंगे। तो इसकी डिपेंडेंसी फूड न्यूट्रिशन पर होती है। फूड इज कंसेप्टलाइज कंपोज्ड ऑफ बेसिक 5 एलिमेंट मेंशन अबव। तो हमारा जो फूड है, खाना है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हेंस इट इज कंसिडर्ड टू द बेसिक सोर्स मटेरियल टू रिप्लेनिश और नरिश द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी आफ्टर द एक्शन ऑफ बायोफायर। और जब हमारी शरीर में ये सब चीज़ें जाती हैं तो इनके फायर के बाद, अग्नि के बाद इन पर रिजल्ट आता है। द कंसेप्ट ऑफ पैथोजेनेसिस, पीपल एंड कैटेगराइज द डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन दिस साइकोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। अब हमारी पैथोजेनेसिस, पैथ माने तो बीमारी, किस तरीके से हो सकती है, उसकी स्टडी किस तरीके करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई डेली, दिनचर्या यानी हमारी जो शरीर है बीमार कैसे है, स्वस्थ कैसे है, वो किस पर आधारित है। सबसे पहली चीज है हमारी दिनचर्या कैसी है। सीजनल रूटीन, ऋतुचर्या कैसी है। आर प्रिस्क्राइब्ड मेंशन द पॉजिटिव हेल्थ। तो इन सब बातों की अपने हेल्थ के लिए सोचने के लिए सब चीज़ों मेंशन किया है। अगर हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या बिगड़ जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दिनचर्या मीन्स उसमें शामिल है कि हम किस समय उठते हैं, किस समय शाम को सोते हैं, किस समय हम भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, ये हमारी रूटीन दिनचर्या में शामिल है। ऋतुचर्या मीन्स होता है कि हमारा भारत जो है कई मौसम पाए जाते हैं ठंड बढ़ती के साथ, और हर मौसम का हमारा भोजन है, फूड है, वो अलग अलग होता है। उसके खाने पीने के तौर तरीके भी अलग होते हैं। उनके अनुसार ही हमारे शरीर को हेल्थ मेंटेन करने में जो है सहायता मिलती है। अगर हम गड़बड़ खाएंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो प्रभावित होगी। बॉडी मेकम बिकम affiliated with disease, the routine are not adhered to. This lead to the loss of equilibrium among the 3 humerus. अगर हमारा इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, 3 ह्यूमरस का जो हमारे हैं बात का पित्त, तो हम बीमार हो जाएंगे, उससे दिक्कत आएगी। द लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम 3 ह्यूमरस कैन आल्सो अकर्स consequence of dietary indiscrimination, undesirable habit, seasonal abnormalities, exercise, acrotic application of sense organs, इनकम्पेटिबिलिटी एक्शन ऑफ बॉडी माइंड। और इन सब का प्रभाव हमारे शरीर, स्वास्थ्य, दिमाग पर पड़ेगा। तो ये हमारे आयुर्वेद है, जो आयुर्वेद हमने बताया था कि इसमें किस भी चीज़ें आधारित है। सर्जरी, पेडिक्सरी सर्जरी, ऑप्थेमोलॉजी, न्यूमोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, एंटी एजिंग, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं इन पर आधारित हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेड जो मेन 6 बेस्ड आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनमें कौन सा है? अश्वगंधा बेस प्लांट है, बेस एलिमेंट है। करेला यानी कि बिटर मिलियन। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो दवा, खाना पीना सभी में यूज होती है, सभी घरों में यूज होती है। होली बेसल तुलसी, त्रिफला और त्रिकुटा। तो ये जो हमारे 6 हैं, ये हमारे देखा जाए जो हमारे आयुर्वेद है उसकी फाउंडेशन है, बैकबोन है ये 6 आयुर्वेदिक। The condition may be ensues due to the reason of, for example, any external factor like microorganism change in the climate condition may causes accumulation dose leading to disturbance the dosic equilibrium vitation of the dosage। तो जरूरी नहीं कि कभी कभी खाने से भी हमारा हेल्थ नष्ट हो जाए, हेल्थ स्वास्थ्य खराब हो। बहुत सारे बाहरी फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारा वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो उस वजह से भी हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो सकते हैं। और इन दोषों के कारण ही हमारा जो है जो शरीर का इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो बिगड़ सकता है। जो हमारे अंदर रसायन है वो गड़बड़ा सकते हैं। इट इज conceptualization that normally those circulate the macro and micro channels known as serotas
और जो बड़े और छोटे चैनल्स के आधार से जो चीज़ें होती हैं उत्पन्न होती हैं उनको ये नाम दिया गया है। द सर्टास आर द important medium through which the body tissue get their nutrients, also the metabolic product and transported out of the tissue। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू न्यूट्रेटिव वैल्यूएबल सब्सटेंस है, वो विटामिन हो चाहे न्यूट्रिशन वैल्यू एलिमेंट हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, वो हमारे शरीर में आवागमन करते हैं। एंड एनी ब्लॉकेड अकर्स, अगर ये हमारे सोर्स हैं जो छिद्र हैं बंद हो जाएंगे ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ दोष, और वो दोष उत्पन्न कर देंगे। बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्ट मल्स एंड गेट्स अफेक्टेड, और हमारे शरीर से अगर मल बाहर नहीं निकल रहा है तो भी शरीर में हमारी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। दोषास accumulated in the region wrapped with the dosha rectans in this causative tissue result in the condition known as दोषा दुष्य, यानी कि जो दोष है हमारे शरीर में वो किसी मल की वजह से हो रही है, अफेक्टेड द बैठे में, और उससे क्या होगा हमारे जो शरीर की सामान्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अफेक्टेड हो जाएंगी। आमा विच इज द सेमी प्रिस्क्राइब्ड इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म गेट accumulated है। अब डायग्नोसिस, किसी चीज को हम कैसे जानेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे, आयुर्वेद में कैसे डायग्नोस किया जाता है। द डायग्नोसिस इज द ऑलवेज डन बाय कंसीडरिंग एंड पेशेंट एज अ होल ऑब्जेक्ट टू बी एग्जाम। इसमें पूरे पेशेंट की होल बॉडी के लक्षण को, उसके चीजों को ऑब्जर्व किया देखा जाता है। फिजिशियन टेक केयरफुल नोट टू द पेशेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल पोजीशन। तो जो हमारा फिजिशियन है, जो हमारा डॉक्टर से देख रहा है, उसकी वो इंटर्न, जो हमारा पेशेंट है उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है उसके करेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है। ही आल्सो स्टडी आफ्टर द फैक्टर लाइक अफेक्टेड बॉडी टिश्यू ह्यूमर्स beside the which disease located patient resistant validity has the daily routine, dietary habit, gravity, clinical condition of the digestion, detail of person, social, economic, environmental। यानी कि जब डॉक्टर आपसे बात करता है तो आपकी सोशल, इकोनॉमिकली, कल्चर सभी बातों को वो पूछता है पेशेंट से, उसके बाद ही वो डिजीज किस तरीके की है इसको एग्जामिन करता है। तो जो एग्जामिनेशन होती है तो उसको 10 फील्ड एग्जामिनेशन करते हैं, थ्रू विच फिजिशियन एग्जामिन द फॉलोइंग परमानेंट पैरामीटर्स इन द पेशेंट। तो ये 10 पैरामीटर्स हैं जिन पर फिजिशियन का ऑब्जर्वेशन डायग्नोसिस डिपेंडेंट होता है। उसमें पहला हमारा करेक्टर है साइकोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डिजीज सस्पेक्टिबिलिटी, कौन सी बीमारी हो सकती है। क्वालिटी ऑफ टिश्यू, शरीर की बनावट, शरीर हमारा कैसा है। बॉडी बिल्ड, एंथ्रोपोमेट्री, एडाप्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ यानी दिमाग की हालत कैसी है, डाइजेटिव सिस्टम कैसा है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, और एज कितनी है। इन 10 पैरामीटर पर डायग्नोसिस जो होता है वो आधारित। अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट का क्या मतलब, उसमें किस पर आधारित होता है। ट्रीटमेंट लाइज इन द रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ डिस्टर्ब्ड ह्यूमर्स, दोज थ्रू द रेगुलेशन डाइट, correcting life routine, behavior, administration of drug, restoration of preventive non-drug therapies known as Panchkarm, 5 process and रसायन रिजुवेनेशन थेरेपी। तो जो ट्रीटमेंट हम मरीज का करते हैं बेसिकली 2 पे है कि बिना किसी उसके हम कर रहे हैं, यानी कि हम बिना मेडिसिन के इलाज में कर रहे हैं, तो आता पंचकर्म। पंचकर्म में क्या करेंगे, उसकी जो डाइट है उसको रेगुलेट करेंगे, उसकी जो लाइफ रूटीन है उसको मेंटेन करेंगे, उसका बिहेवियर है, और इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के बाद इस थेरेपी को हम कहते हैं पंचकर्म थेरेपी। और दूसरी थेरेपी जो होती है जो हम मेटल और जो रासायनिक पदार्थों से करते हैं उसे हम कहते हैं रसायन थेरेपी, उसके थ्रू दवाओं को देके हम करते हैं। बिफोर इनिशिएशन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले कई फैक्टरों को देखा जाता है। फैक्टर लाइक द स्टेटस ऑफ टिश्यू एंड प्रोडक्ट, इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, टाइम, डाइजेशन, मेटाबॉलिक पावर, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, एज, साइज, बॉडी कंपेबिलिटी, टाइप ऑफ फूड कंजप्शन टेक इन द कंसिडरेशन। यानी कि मरीज क्या खा रहा है, कैसे पी रहा है, क्या रह रहा है, उसकी एज क्या है, खाना कैसा खाता है, डाइजेशन पावर कितनी, इन सब चीज़ों को देख कर इनको स्टार्ट किया जाता है।
टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कैसे होते हैं? तो बहुत प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला हमारा है शोधन थेरेपी। तो शोधन थेरेपी में हम क्या कहते हैं? प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट। देखिए बॉडी के अंदर कोई चीज गड़बड़ हो गई है, कोई पॉइजनिंग हो गई है, तो हम बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं इस थेरेपी के थ्रू। फिर है सामाहन थेरेपी, यानी कि पैलेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तथा वस्तु प्रिस्क्रिप्शन और अप्रोप्रिएट डाइट एक्टिविटी, इसमें इस थेरेपी में हम पेशेंट है उसकी डाइट और उसकी एक्टिविटी को के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। निदान, परिभंजन, एवोडेंस ऑफ कॉजेस, सिचुएशन लीडिंग डिजीज एंड डिजीज एग्रेशन, सत्यबाजा, रसायन, लेकिन एंटी स्ट्रेस और बहुत सारी चीज, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंक्लूडिंग मोलाइजेशन, ये बहुत सारी चीज दे दी जाती है इसमें। और दिपायन, डाइजेशन और पाचन, कंसीडर्ड गुड फॉर द पेसिफाइंग द बाइटेटेड दोष। तो इसमें जो है हमारे जो दोष होते हैं, इन विधियों के थ्रू हम जो है ट्रीटमेंट उसमें करते हैं। और थेरेपी इज द सपोज टू डिजॉल्व द वाइटल कंप्लेंट दोष, इम्प्रूविंग द अग्नि, यानी कि डाइजेशन पावर। अग्नि मतलब हमारे दो तरह की अग्नि होती है। दावानल जो बाहर लगती है, एक पेट में लगती है, पेट में जो भूख लगती है, जो डाइजेशन पावर होती है, उसे भी अग्नि के नाम से जाना जाता है। रिस्टोरिंग द ड्रेन्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सीवियर कंडीशन, एवं थेरेपी व सप्लीमेंटेड विद द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पंचकर्मा। इन दिस थेरेपी इनिशियली accompanied by it dose is liquefied and restoring external internal relation of the patient followed by। तो इसमें पहले क्या करते हैं, हमारे पेशेंट के अंदर जो मरीज है उसके अंदर पानी कमी को पूरा करने का काम करते हैं। सुडेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ बाइटेड डोज थ्रो इमिसिस, यानी बामना, यानी कि उल्टी के थ्रो उसमें जो भी गंदगी होती है पेट से बाहर निकालते हैं। प्यूरिगेशन, यानी कि बेरिचना, बस्ती, एनीमा, बस्ती मतलब अगर पेट में जो गंदगी उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। नाइसा, नासल इंसपिलेशन, नाक के द्वारा हम साफ करने का काम करते हैं। तो बॉडी से जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटी, उसको कैसे हम करते हैं। शोधन थेरेपी, शोधन थेरेपी में कैसे, शोधन मतलब होता है कि हमारी बॉडी में अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज को कैसे बाहर किया जाए, शरीर को शुद्ध कैसे किया जाए। शोधन थेरेपी प्रोवाइड्स प्यूरिफिकेशन इफेक्ट through which therapeutic benefits can be derived. This type of treatment considered useful in the neurological and musculoskeletal disorder, certain vascular, neurovascular state, respiratory disease and metabolic and degenerative disorder। तो इन सभी डिजीज को इसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं। शावना थेरेपी इन्वॉल्व्स रिस्टोरिंग नॉर्मली इन द बाइटेड डोज। तो अगर ये इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा दोष जो होता है ह्यूमरस से रिलेटेड है, जो हमारा बात का पित्त से रिलेटेड है, उसको इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट इसके थ्रू किया जाता है। दिस इज अचीव्ड विदाउट कॉजिंग इम्बैलेंस इन अदर दोष। और बिना बैलेंस के भी बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, उसका भी इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। इन दिस यूज ऑफ एक्सरसाइज, डाइजेटिव एक्सरसाइज, एक्सपोजर टू द सन, फ्रेश एयर एंड इम्प्लाइड। उसको हम ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अपना डाइजेशन सही करेंगे, ताज़ी सांस लेंगे, ताज़ी हवा में रहेंगे, सनलाइट में रहेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो प्यूरिफाइड हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इन द पाथेया बस्ता टाइप ट्रीटमेंट सर्टेन इंडिकेशन द contraindication are suggested with respect to diet, activity, habit and emotional status. In Nidan Privarjan type of treatment emphasize on the advocating known as causing disease by patient. Diets in the Ayurveda lays great emphasis on the diet regulation। तो हमारा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम है, वो पूरी तरीके से हमारे डाइट जो हमारी है, जो हमारी संतुलित भोजन है, उस पर आधारित है, उसी के रेगुलेशन से चलता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट, फूड एंड द ग्रेट इन्फ्लुएंस आवर फिजिकल
टेम्परामेंटल मेंटल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी जैसे कहावत भी कहेगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी कि पूरी तरीके से शरीर और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, शरीर का विकास है, वो पूरी तरीके से भोजन पर आधारित है। फूड इज द बेसिक मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी एंड लाइफ सपोर्टिंग वाइटल मटेरियल नोन एज रसा। तो हमारे शरीर में जो अलग अलग रसायन उत्पन्न होते हैं, विटामिन हैं, जो भी लाइफ सपोर्टिंग चीजें हैं, वो भोजन से ही बनती हैं शरीर में। रसा इज द कन्वर्टेड टू द बॉडी कंपोनेंट सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटी, और यही बाद में जो रस निकलते हैं बॉडी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हमारी लाइफ की एक्टिविटी को करने का काम करते हैं। डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में भी कई डिसिप्लिन हैं जिनको हम नीचे देख सकते हैं। इनके मेन 8 पार्ट हैं: इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्री, साइकेट्री, आर्थ्रोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी। तो ये जो है इसके मेन ब्रांचे हैं जिनमें हमारा आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, आयुर्वेद के द्वारा डील किया जाता है। इसमें काया चिकित्सा, कौमार्य, भर्तक्या, भूत विद्या, शालक्य, शल्य चिकित्सा, अगाधा, टेंड्रा, रसायना एंड वजय करना, जो हमारे आयुर्वेद के संस्कृत के हैं। अब वर्तमान समय में जो हमारा आयुर्वेद है वो पूरे विश्व लेवल पर इसमें छाप छोड़ रहा है। जो बाबा रामदेव हैं, दूसरे बहुत सारे हमारे महापुरुष जुड़े हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद के विश्व पटल पर फैलाया है। आयुर्वेद आर यूज्ड फूड सप्लीमेंट इन यूएसए, यानी यूएसए, यूरोपियन यूनियन में, जापान में जिस तरीके से हम खाने के लिए आवश्यकता यूज करते हैं, तो आयुर्वेद के बहुत सारे सप्लीमेंट को एज ए फूड सप्लीमेंट के रूप में वहाँ पर यूज किया जाता है। मैनी फिजिशियंस प्रैक्टिस आयुर्वेद मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑफ कंट्री लाइक यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, चीज रिपब्लिक, ग्रीस, इटली, हंगरी, नीदरलैंड, रसिया, श्रीलंका, एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्ट द लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग इन आयुर्वेद। इसमें आयुर्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि उन प्लांट्स को हम कौन कौन सी डिजीज में क्योर करने के लिए उनका यूज करते हैं, तो कुछ ही हम बात करेंगे। एक्रोनस कैलेमस कृषि फैमिली मेंबर है, इसका राइजोम यूज करते हैं। प्लांट कौन सा पार्ट यूज करते हैं? राइजोम करते हैं। नराविन टॉनिक और एंटी स्पेमेटिक में यूज करा जाता है। एजिल मार्मिलस, यानी जिसको बेल कहते हैं हिंदी भाषा में, इसके भोजन, इसका फ्रूट्स जो होता है, देखिए हाइपोग्लाइसीमिया और कीमो प्रिजर्वेटिव, यानी कि पेट से संबंधित, या अगर गर्मियों में इसको उपयोग करते हो, इसकी तासीर होती है वो ठंडी होती है। एलिगम सटाइवम पल्वस का पल्प पिया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हाइपरप्लोडमिक एंड फाइब्रोलिटिक में किया जाता है। एलोबार्वेंटिस स्किन डिजीज, माइल्ड सनबर्न आदि में इसका जो एलोवेरा जेल उसका हम यूज करते हैं। एंड्रोकॉक्सिस पेनिकुलेटा, देखो होल इसका पूरा प्लांट जो है कोल्ड फ्लू, यानी कि खांसी जुकाम वगैरह में यूज करते हैं। एस्प्रागस रेसिमोसा, तो अदाफोजन यानी गैलेक्टोगोइस में इसका प्रयोग अपना। फिर बैकोपा मोनारी है, स्क्रोफुलरेसी का फैमिली का मेंबर है। इसका पूरा प्लांट एंटी ऑक्सीडेंट यानी कि मेमोरी इनहांसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपने जो ऊंझा का आपने टॉनिक पड़ा होगा दिमाग के लिए, वो इसी से बनाया जाता है। बारबेरी अरेस्ट का एंटी प्रोटोजुअल हाइपोग्लाइसेमिक एंटी ट्रोकमा में इसका प्रयोग करते हैं। फिर बारबेरी बोरहविया डिफ्यूजा हमारा है, निक्टाजेनेसी फैमिली का मेंबर है। इसकी जड़ को डायूरेटिक, एंटी फ्लेमेटरी एंड एंटी अर्थराइटिक की तरीके से यूज करते हैं। इस प्लांट की जड़ को अगर हम पीस के पी लें तो हमारे जो अर्थराइट्स होता है, गठिया होता है, उसमें इसका फायदा मिलेगा आपको। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी ढाक का पेड़ जो है, इसकी पत्ती, बार्क, छाल, फ्लावर, सीड और गम, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है मेडिसिन रूप में। एंटी ऑस्ट्रोगेनिक, एंटी गोट, एंटी ओलोमेट्री में प्रयोग करते हैं। कैलोट्रापस गैंगिटिका यानी अकौआ जिसे कहते हैं, स्क्रिप्टेसी मेंबर है। इसके फ्लावर और प्लांट्स को, लीफ, पत्ती को एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि पेस्मोलिटिक और अस्थमा में इसका प्रयोग करते हैं। और कैलकार्पा माइक्रोफिल्ला का प्रयोग जो है, इसकी लीफ और पत्तियों का यूज जो है यूट्राइन डिसऑर्डर में जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेंटिला एसिटिका,
ये भी इस प्लांट का हमारे यहाँ मिलता है बहुत, इम्बुलिफेरी फैमिली मेंबर है। और मेमोरी यानी कि दिमाग का जो टॉनिक है और बुंड्स वगैरह में इसका प्रयोग किया था, बुंड सीलिंग वगैरह में। क्लोरोफाइटम बोरिबलानम इसकी रूट को एफ्रोडिस में यूज करते हैं इसको। इसी तरीके से कैम्फोरा नुकल का हाइपोलिपोडेमिक ओबस्टी आदि में प्रयोग करते हैं, एथराइटिस में करते हैं। क्रिटिवा नरवेला स्टेम बार्क लीफ को इसमें यूरिनरी डिसऑर्डर में और जो हमारे पेट में पथरी इंक्लूडिंग वगैरह में आ जाता है इसको। और कुर्किमा लौंगा यानी कि इसका जो हल्दी है उसकी जो राइजोम का हम यूज करते हैं, इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, इन्फ्लेमेटरी में, वुड्स हीलिंग में, रोमोप्रोजेटिव एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर में उपयोग करा जाता है। डेस्मोडियम गंगेटकर का प्रयोग जिसकी रूट जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी रोमेटिक में प्रयोग करी जाती है। इक्लिप्टा अल्बा जो उसको हम भृंगराज कहते हैं, इसका पूरा प्लांट जो है प्रोमोट हेयर ग्रोथ यानी कि जो हमारी बालों की ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं, बालों को काला करने में चूर्ण बनाई जाती है, बहुत सारी चीज बनाई जाती है। मिल्क ऑफिसनल्स एडाप्टोजन एंटीऑक्सीडेंट के में इसका प्रयोग। फाइकस रिलोजोसा इसका एंटी अल्सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट के रूप में इसकी बात का प्रयोग करा जाता है। इस तरीके से हम प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स के पार्ट को किस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट को यूज करते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्लांट का यूज कहाँ पर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दिया है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका हम प्रयोग अपने लाइफ में विभिन्न प्रकार की डिजीज में इनके बार्क सीड लीफ को हम यूज देख सकते हैं अपने इसमें। तो जिनका प्रयोग हम अभी तक विधानिया सोमनीफेरा, एडाप्टोजन एंटीरोमेटिक, जिंजर ऑफिसिनेल्स जो हमारी जो है राइजोम इसका फीवर है, कफ है, अस्थमा, एंटी में कहते हैं, अदरक है उसमें डालते हैं, चाय वगैरह में पीते हैं, बना के पीते हैं। तो इन सब का प्रयोग हम करते हैं। तो देखा जाए आयुर्वेद और प्लांट हमारा एक घरेलू ट्रेडिशनल सिस्टम है, मेडिसिन सिस्टम है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में अपने भोजन के साथ मिला के करेंगे तो हम अपने पूरे जीवन में अपना हम और हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा समाज दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारी भारतीय विधा है, हमारी जीवन पद्धति पर आधारित है। ये हमारी सबसे पुरानी हमारे महापुरुषों की एक धरोहर है जिससे भारत की पहचान है। आयुर्वेदिक जो है सबसे, अगर एलोपैथी की बात, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विराट और सबसे ताकतवर सिस्टम है जो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को मजबूत बनाने का काम करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा वीडियो समाप्त होता है और हम आशा करते हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सजेशन दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।